हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्टनरशिप डीड और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर फर्म रजिस्ट्रेशन। हम लोग फर्म को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं या स्टेप्स को हम लोग वन बाय वन फॉलो करके अपने फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और अगर हमने अपने फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा या कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ेगा। सो नंबर 1 वी हैव इज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो हमें क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ओके, एप्लीकेशन सबमिट करना होगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। जो फर्म का रजिस्ट्रार होगा उसके पास हमें जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। एप्लीकेशन जो है वो कुछ पॉइंट्स कंटेन करता है जिसे एक फर्म के पार्टनर्स को फिल करके देना पड़ेगा। नंबर 1 वी हैव इज नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले फर्म का नाम आपने मेंशन करना है। ओके, अगर किसी दो व्यक्ति ने साथ मिलकर के पार्टनरशिप स्टार्ट करना है और वो चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करें, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करना होगा या उस फॉर्म में जो भी कंटेन होगा उस कंटेन को पूरा करना होगा। सबसे पहले हम वहाँ पे फर्म का नाम मेंशन करेंगे। देन लोकेशन ऑफ द फर्म, हमारा फर्म कहाँ सिचुएटेड है या हमने फर्म को कहाँ स्टार्ट करना है, वो एरिया या वो लोकेशन आपको या उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ पार्टनर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। नेम ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ पर एक बिजनेस कैरी हो रहा है। एक वो जगह जहाँ आपने बिजनेस स्टार्ट करना है और दूसरी जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप करना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म। आपने डेट मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों मिलकर के पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लोग दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे। ओके, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर के वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और ये लोग डेट मेंशन करेंगे जब ये लोग मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, वो डेट मेंशन करना होगा जब दोनों पार्टनर या 2 से 3 पार्टनर अगर होंगे तो वो तीनों कब एक फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं वो डेट मेंशन करना होगा। देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए आपने या ए बी और सी कितने टाइम के लिए ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रखेगा, वो टाइम मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी का क्या होगा, उसमें सिग्नेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पार्टनर हैं तो तीनों के द्वारा वो फॉर्म में साइन होना होगा या वो एप्लीकेशन में तीनों के द्वारा साइन करना होगा। नेक्स्ट वी हैव इज डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विथ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब हम जब एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो वहां पर हमें कुछ अमाउंट फी पे करना पड़ेगा। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। नेक्स्ट वी हैव इज द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री। अगर रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिया और अप्रूवल दे दिया तो वो क्या करेगा, एंट्री करेगा इन द रजिस्टर ऑफ फर्म। फर्म का एक रजिस्टर होगा, ओके, एक बुक होगा जिसमें वो सारे फर्म्स के बारे में लिख करके रखता होगा। ओके, तो वो अपने रजिस्टर में फर्म का नाम एंट्री करेगा एंड विल सब्सिक्वेंट इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर दैट वो क्या मेंशन करेगा या क्या इशू करेगा, वो इशू करेगा एक सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये कौन करेगा? ये हमारा रजिस्ट्रार करेगा। और ये रजिस्ट्रार कब करेगा? जब हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म को सही से फिलअप करके उसके ऑफिस में सबमिट करेंगे। देन आफ्टर वो हमें एक सर्टिफिकेट देगा जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि अगर फर्म रजिस्टर्ड होता है, ओके, लीगली अगर हम उसको अप्रूवल दिलवाते हैं रजिस्ट्रार के पास जाकर के, तो हमें इन सारी चीज़ों को फिलअप करना होगा। अगर हम अपने फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो हमें कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, आइए डिस्कस करते हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। अगर हमने अपने फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। नंबर 1 इज अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, वो पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर हैं, कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। कहने का मतलब है जो फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है और उसके जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ये ऑथोरिटी नहीं मिलता है या पावर नहीं मिलता है कि वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सके या किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट। हो सकता है फर्म के साथ उनकी डिस्प्यूट्स हो जाए, मेंबर्स के साथ डिस्प्यूट्स हो जाए, तो वो लोग अगर उनके साथ कभी फ्रॉड होगा तो वो केस नहीं कर पाएंगे फर्म के अगेंस्ट और पार्टनर्स के अगेंस्ट। द नेक्स्ट वी हैव इज द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ओके, अगर हमारा फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हमारे फर्म किसी थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ। ओके, डी जो है वो फ्रॉड कर दिया, उसने जो है वो फर्म के साथ या पार्टनर के साथ मिलकर के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया जिनसे उनको लॉस बेयर करना पड़ा। अब फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो डी के अगेंस्ट केस नहीं कर पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म जो है वो पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकता है। अगर हमारा जो फर्म है वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे उसको केस कर पाएंगे पार्टी के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी या पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर पाएंगे और पार्टनर भी फर्म के अगेंस्ट या अदर पार्टनर के अगेंस्ट वो केस नहीं कर पाएगा। तो ये है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो अनरजिस्टर्ड फर्म को बेयर करना पड़ता है या उसके पार्टनर्स जितने होंगे उन पार्टनर्स को भी बेयर करना पड़ेगा। तो अनिवार्य है कि अगर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो हम सारे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम अपने फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओके, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अप्रूव कर रखी है, अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ कोई काम नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया पार्टनरशिप, उससे पहले HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, देन सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये भी एक टाइप का इंटर बिजनेस है जिसको हम लोग एक म्यूचुअल कॉरपोरेशन या म्यूचुअल हेल्प के तौर पर करते हैं। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोऑपरेटिव form of business is a different form of business enterprises. In this form, the main motive is not earning profit, but the main motive of cooperative organization is mutual help. यहाँ पर हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते हैं। हमारा जो मोटिव होता है या हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है। यहाँ पर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में म्यूचुअल हेल्प करने का प्रयास करते हैं और सबके लिए और सबका साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन है ऑफ पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स हु यूनाइट टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सारे लोग एक फॉर्म
स्टार्ट करते हैं जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, बी, सी, डी, ई, ये इतने लोग हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। फिर एक और है एक्स, पी, एस, टी और यू, ये भी एक सोसाइटी में रहते हैं। टोटल कितने हो गए? 10 मेंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोगों के द्वारा एक सोसाइटी स्टार्ट किया गया जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। के अंदर इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो हम ये पता चला कि मिनिमम 10 लोगों की आवश्यकता होती है, मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए हमें एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड करवा पाए। ओके, तो मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो एटलीस्ट हमें 10 मेंबर्स की आवश्यकता होगी। देन आफ्टर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। इन लोगों ने मिलकर के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करना चाहा। ओके, इन्होंने अपने फर्म को रजिस्टर करवा दिया, बिजनेस को रजिस्टर करवा दिया। उसके बाद जितने भी मेंबर्स होंगे उनको जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो रीजनेबल रेट पर अवेलेबल होगा, मार्केट से कम दामों में अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसके तहत इनका जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो भी पूरा होगा। तो इन सारे लोगों का एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम पूरा कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। देन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर, तो इनका जो हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी का 1-2 पैसा बच जाता है या सेव हो रहा है तो हम वही चीज़ वहीं से परचेस करेंगे जहाँ से हमारा 2 पैसा बच जाता है ना। आप वहाँ क्यों जाओगे जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है? तो आप उस जगह जाना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ पर आपको वही प्रोडक्ट जो रीजनेबल रेट पर अवेलेबल हो रहा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या देखते हैं, मेंबर्स एक जगह गैदर होते हैं, एक जगह जमा होते हैं और वो लोग फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं और अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखा कि 2 पार्टनर ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया और प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ भी हम कुछ ना कुछ वही काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं है। आई कैन से सर्विस मोटिव से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मेंबर्स है उनको हम लोग कैसे हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फीचर्स। अब इसके फीचर्स हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ओके, voluntary association, everyone having a common interest is free to join a cooperative society। कोई भी आकर के फ्रीली ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ओके, एंड कैन ऑल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। एक व्यक्ति को फ्रीडम है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है। एट द सेम टाइम अगर उसे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए तो वो छोड़ सकता है। ओके, यहाँ पर किसी भी तरह का बॉर्डरेशन या बॉन्ड नहीं है कि आपको इतने साल हमारे साथ रहना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर फ्रीडम है कि अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट यहाँ नहीं पूरा होगा, किसी और जगह जाकर के पूरा होगा, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से छोड़ सकते हो। एक प्रॉपर नोटिस दे करके उस सोसाइटी को आप बता सकते हो कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं अब यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ, तो आप नोटिस दे करके उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। द नेक्स्ट वी हैव इज लीगल स्टेटस। इट रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी एंड इट गिव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हमें सबसे पहले रजिस्टर करवाना होगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है, ये करवाना ही करवाना होगा। क्योंकि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिलता है। मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, हमें
10 मेंबर्स मिनिमम चाहिए। अगर हमारे पास मोर देन 10 मेंबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमें मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 20 मेंबर्स हैं, ओके, अगर हमारे पास 20 मेंबर्स हैं तो हमें मेंबर्स की आवश्यकता कितनी थी? एटलीस्ट 10, कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता थी। हमारे पास टोटल हो गए 20, तो हमने 20 मेंबर्स के साथ मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को स्टार्ट किया। ओके, देन आफ्टर इसमें से 2 मेंबर जो हैं वो आप छोड़ना चाहते हैं तो वो इजीली नोटिस दे करके छोड़ सकते हैं। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, पार्टनरशिप में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों पार्टनर में अगर एक भी पार्टनर चाहता है कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूंगा तो हम लोग डिसॉल्व कर देंगे फर्म को, पार्टनरशिप को बंद कर देंगे या पार्टनरशिप को हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर एक भी पार्टनर के डिसकंटिन्यू से हमारे फर्म को इफेक्ट पड़ रहा था, हमारे फर्म को नुकसान हो रहा था। लेकिन ये चीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है। अगर 2 मेंबर छोड़ना चाहते हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से नोटिस दे करके छोड़ सकते हैं, और इसी तरीके अगर 3 मेंबर ऐड होना चाहते हैं वो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। इससे ये पता चला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं या मेंबर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका चल रहा है तो उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। इसमें जो लायबिलिटी है मेंबर्स का वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। अगर हमने स्टार्ट करा है ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर तो हमें मेंबर्स की आवश्यकता थी, तो मिनिमम 10 लोगों की आवश्यकता थी। ओके, हमारे पास टोटल आ गए 20 मेंबर्स, तो हमारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा वो किसके द्वारा होगा? उन्हीं 20 मेंबर्स के द्वारा ही कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया जाएगा। मिनिमम हमें 10 लोगों की आवश्यकता थी बट वी हैव 20 मेंबर्स, तो 20 मेंबर्स के द्वारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे बस उतना ही वो लायबिलिटी बेयर करेंगे या उतना ही वो लायबल होंगे अपनी लायबिलिटी को बेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 रुपये कंट्रीब्यूट किया है तो आपको 4 रुपये ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा आपने बेयर करना है। ये चीज़ इसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब पार्टनरशिप डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वो कितना ही कंट्रीब्यूट करे लेकिन एट द एंड अगर उसको लायबिलिटी बेयर करना पड़ेगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी काउंट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था जो ऑनर होता है वो अगर जितना भी कंट्रीब्यूट करे कैपिटल के रूप में अपने बिजनेस में, बट एट द एंड अगर उसका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोर देन कैपिटल है, तो वो भी उसको बेयर करना पड़ेगा। जितना कंट्रीब्यूट किया है अगर उससे ज़्यादा लायबिलिटी है तो वो भी बेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंबर्स बस उतना ही उनका लायबिलिटी है। The liability of the member is limited to the extent of their capital contribution in the society. सोसाइटी में जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है that much उनका liability बनता है। The next we have is democratic control. Management and control lies with the managing committee elected by the member. यहाँ पर हम elect कर रहे हैं अपने member को। हमारे पास अगर 10 चाहिए था, हमारे पास 20 है, 10 ज़्यादा हो गए, तो 20 मेंबर्स है, तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा तो होना चाहिए जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करे, जो पूरे बिजनेस की एक्टिविटी पर ध्यान दे, जो हमारे नीड्स को टाइम पर पूरा कर पाए, हमारे इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखे। तो हम क्या करते हैं, वोटिंग के थ्रू एक को इलेक्ट कर लेते हैं। ओके,
एवरी मेंबर हैज़ 1 वोट, जितने भी मेंबर होंगे उनके पास वोट करने का अधिकार है, तो एक ही वोट होगा, irrespective of the number of share held by him. Okay, the next we have is, तो इसी में हम लोगों ने जाना तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, हमने मेंबर्स को इलेक्ट किया और इलेक्शन के माध्यम से हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया। अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, हमारे लिए मटेरियल, हमारे लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है एट रीजनेबल प्राइस। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज सर्विस मोटिव, द मेन एम टू सर्व इट्स मेंबर एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है तो हमारा जो मोटिव होगा या हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा इस सोसाइटी को लेकर के या इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कि हमने सर्विस प्रोवाइड करना है, केवल सर्व का माध्यम होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करने का होना चाहिए, हेल्प प्रोवाइड करने का होना चाहिए, अर्थात कि हम अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम उन चीज़ों को कैसे एट अ टाइम अवेलेबल करवा सकते हैं। ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने केवल प्रॉफिट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। ओके, हम प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन हमारा जो मेन या प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि हम अपने मेंबर को कैसे सर्व कर सकते हैं, अपने मेंबर्स की नीड्स को कैसे पूरा करवा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बॉन्डेड बाय गवर्नमेंट रूल्स। ओके, दे हैव टू बी टाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट फॉर देम। गवर्नमेंट्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आएगा, यानी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के काम कर रहा है। हमने आपको बताया यहाँ पर कि इसका एक लीगल आइडेंटिटी है, तो लीगल आइडेंटिटी तभी होगा जब हम अपने फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड करवाएंगे। और मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुआ है गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो उस पर किसका रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा, तो गवर्नमेंट का चलेगा। तो इसको बाउंड करता है कि आपने वही चीज़ फॉलो अप करनी है जो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम्ड किया गया है। ओके, गवर्नमेंट्स के द्वारा जितनी चीज़ें बताई गई हैं, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अप करेगा। अगर वो एक भी रूल्स को ब्रेक करता है या स्किप करता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उस पर केस कर दे या गवर्नमेंट उस पर कानूनी कार्रवाई करे, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी सिस्टमैटिक वे में रन करे, हमें कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, देन वी हैव टू बी श्योर कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को इफेक्टिवली फॉलो अप कर रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, केवल हम सर्विस ही प्रोवाइड करते रह जाएंगे या केवल हम अपने मेंबर्स को केवल सर्व करते रह जाएंगे। अगर हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाते ही कमाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम कमाता है प्रॉफिट, तो कोई बहुत ज़्यादा कमाता है, कोई एवरेज कमाता है। लेकिन हम देख रहे हैं बिजनेस स्मॉल है या बिजनेस लार्ज है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन रखता है। तो अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को स्टार्ट किया है और अपने मेंबर्स को हम सर्व कर रहे हैं, तो इसके साथ कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमैटिक वे में रन करवा पाएंगे। अन्यथा हम कैसे रन करवा पाएंगे? आप जब तक कुछ कमाओगे नहीं तो उसको एक्सपेंस कैसे करोगे? जब तक हमारा अर्निंग नहीं होगा तो हम अपने खर्चा को कैसे पूरा करेंगे, अपने एक्सपेंस को कैसे पूरा करेंगे? हम अपने एक्सपेंस को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम कहीं से कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। हमारा जो
कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम होगा, तभी हम लोग तो कुछ खर्च कर पाएंगे। उसी प्रकार कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाता ही कमाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा और अकॉर्डिंग टू द नीड वो प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहा है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूट ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम जितना बिजनेस में ट्रांजैक्शन करेंगे उसी के बेसिस पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय अ मेंबर, नॉट, लेकिन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर कोई मेंबर है और वो बोलता है कि मैंने तो एक्स मेंबर से ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई मेंबर हैं, उनके एक्स के द्वारा 50,000 कंट्रीब्यूट हुआ और वाई के द्वारा 70,000 कंट्रीब्यूट हुआ। तो हम देख रहे हैं कि वाई के द्वारा अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट हुआ है तो अगर हम कैपिटल पे जाएंगे तो इसको ज़्यादा मिलेगा और इसको कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात होता है कि जो मेंबर जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा उस ट्रांजैक्शन के आधार पर उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, है ना। अगर हम प्रॉफिट कैपिटल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो एक व्यक्ति ने अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है तो हम तो उसको कैपिटल पर ही उसको देंगे। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस व्यक्ति को प्रेफर करेंगे जो व्यक्ति टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा है और जिस व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरे मेंबर से ज़्यादा है, तभी हम उसको प्रॉफिट उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन। इट कैन बी स्टार्टेड विथ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर। मिनिमम कितने मेंबर्स की आवश्यकता होगी बिजनेस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए? 10 मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ईजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज या फॉर्मेशन। बहुत कम ही हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमें मिनिमम 10 लोगों की आवश्यकता है। हम 10 लोगों के कंसर्न के साथ मिलकर के कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमें जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी या आई कैन से जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी वो बहुत ही कम और आसान होती है। हमें बहुत ज़्यादा बॉदरेशन या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ईजिली हम लोग फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। कितना लिमिटेड है? जितना उनके द्वारा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है बस जो उनका लायबिलिटी होगा एज पर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल दैट मच ओनली। ओके, कैपिटल के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा उनका लायबिलिटी नहीं बनेगा, या जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है दैट मच उनको लायबिलिटी पे करना होगा या बेयर करना होगा। द नेक्स्ट वी हैव इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है यानी स्थिर है। ड्यू टू रजिस्ट्रेशन के कारण इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हम लोगों ने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाया अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, देन and is not affected by the death or insolvency of any of its member। अगर उसके मेंबर्स का डेथ होता है या उसके मेंबर इंसॉल्वेंसी हो जाता है उनका, या वो एबनॉर्मल हो जाते हैं या उनका दिवालिया हो जाता है, तो इस कारण से उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बंद नहीं कर सकते या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोगों ने कंपलसरी हमारा था रजिस्ट्रेशन करवाना, तो हम लोगों ने उसको रजिस्टर करवाया। जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाते हैं
तो उसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी बन जाता है, जिसके तहत मेंबर आ रहे हैं या मेंबर जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मेंबर के डेथ के कारण भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन एंड वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर। ये जो है चीप है, यानी सस्ता है। कैसे है? अगर हमने किसी भी चीज को परचेस करना है तो हम कैसे परचेस कर सकते हैं? मान लेते हैं मिस ये है ए कौन है? कंज्यूमर है या कस्टमर है, ठीक है। बी जो है वो है रिटेलर, सी जो है वो कौन है? वो है होलसेलर, डी जो है वो है मैन्युफैक्चरर। ओके, ए के पास जब भी प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बी के थ्रू, बी रिटेलर है। बी के पास जब भी प्रोडक्ट आएगा वो सी के द्वारा आएगा, बिकॉज सी जो है वो होलसेलर है। और सी के पास जब भी प्रोडक्ट आएगा वो आएगा डी के द्वारा, बिकॉज डी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, वो इंटरप्रेन्योर है, वहां पर वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो यहां पर एक चेन है, ये क्या है? एक चेन है, और इसी चेन को हम लोग फॉलो करते हैं, तब जाकर के हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलता है या उस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करते हैं। तो इस चेन को हर सोसाइटी में रहने वाला हर कस्टमर या हर मेंबर या हर सिटीजन फॉलो करता है। अगर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया है और एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, तो यहां पर जो है वो है एक्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहा है। ओके, तो इसे जब भी प्रोडक्ट लेना होगा तो वो या तो रिटेलर के पास जाएगा या होलसेलर के पास जाएगा, तभी जाकर के उसको एक प्रोडक्ट मिल पाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं, अगर एक्स जो डायरेक्टली जा करके होलसेलर से मिलता है, या कभी कभी हम देख पाएंगे कि मैन्युफैक्चरर से ये डील कर सकता है। क्यों? अगर ये रिटेलर के पास जाएगा तो ये अपना मार्जिन और प्रॉफिट रख करके बेचेगा, क्योंकि ये जब भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसका स्मॉल क्वांटिटी होता है। लेकिन होलसेलर जब भी परचेस करेगा मैन्युफैक्चरर से तो वो लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा, और जहां पर हम जिस भी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं तो हमारा जो डिस्काउंट देने का दायरा रहता है वो भी हम ज़्यादा दे सकते हैं और हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता भी है। देन अगर होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी परचेस करेगा तो वहां भी वो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उसे। अगर एक्स जो है या तो वो डायरेक्टली होलसेलर के पास जाएगा तो उसको रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट मिल सकता है। ओके, रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा। सेम चीज ये यहां भी लागू होगा। तो दैट्स वाई जब हम मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं, मिडिल मैन कौन होगा? बी होगा, अगर हम होलसेलर से परचेस कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर के पास तो बी और सी दोनों ही मिडिल मैन हो जाएंगे। तो इस कारण अगर हम मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाय गिविंग लोन्स। गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है लोन के तौर पे, जिसमें वो लो इंटरेस्ट रेट लेता है। अगर हम बैंक से जाकर के लोन लेते हैं तो बैंक को हमें इंटरेस्ट देना होगा, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा। अगर गवर्नमेंट इस सोसाइटी को या इस सोसाइटी में चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है तो उन्हें जब भी रिटर्न करना होगा तो लो रेट पर वो रिटर्न करेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, और एंड बाय चार्जिंग लेस टैक्सेस वो लेता है, और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादा बढ़ाने का बढ़ावा देता है या प्रमोट करता है।
सोशल यूटिलिटी, it promote personal liberty, social justice and mutual cooperation. They help to prevent concentration of economic power in few hand. इस कारण जो हम है वो सोशल जस्टिस भी बना पाएंगे और सोशल या पर्सनल लिबर्टी और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के द्वारा हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे और हम इफेक्टिवली अपने सोसाइटी को डे बाय डे और ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर पाएंगे और हर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। थैंक यू।